इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है 28th सेंचुरी को दिखाते हुए, जहां पर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट अपनी चरम सीमा पर था। सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन नेचर की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ जाती हैं। पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे और नेचर मौजूद थी, उनका तो नामो निशान ही मिट गया। नई टेक्नोलॉजीज के साथ काफी पॉल्यूशन भी बढ़ने लगी, जिससे इंसान पृथ्वी पर रह ही नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए इसका सोल्यूशन निकालने के लिए यूटीएस नाम की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने अंतरिक्ष में एक डोम बनाया। ये एक सर्कुलर फ्लैट सरफेस होता है जो पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमेगा। इस पर पृथ्वी जैसी चीजें बनाई गई थी जहाँ इंसान रह सके। वहां पर सारे रिसोर्सेस मौजूद थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि उस जगह पर सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते थे। जो लोग उस जगह पर जाने के टिकट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, उन्हें पृथ्वी पर ही रहना पड़ता। पृथ्वी पर उन्हें पॉल्यूशन, बीमारियां और भी कई चीजों का सामना करना पड़ता था। गरीब लोग तो एकदम नौकरों की तरह जिंदगी जी रहे होते हैं। हमें तो अब यूटीएस ऑर्गेनाइजेशन का हेड मेंबर सेल्विन दिखाया जाता है, जो कि मीडिया ऑफिशियल्स के सामने ये कह रहा था कि वो मार्स के ऊपर कॉलोनी बनाने का सोच रहे हैं। अगर वो मार्स की जमीन पर पेड़ पौधे उगाने में कामयाब हो गए तो उसे भी इंसानों के रहने लायक बनाया जा सकता था। सेल्विन इन चीजों को प्रपोज तो कर रहा होता है सारे मीडिया ऑफिशियल्स के सामने, लेकिन एक मीडिया ऑफिशियल तुरंत ही आकर कहने लगा कि मुझे प्राइवेटली बात करनी है, क्योंकि जिस तरीके से सेल्विन बात कर रहा है मार्स पर इंसानों को भेजने के लिए, वो सिर्फ अमीर लोगों को ही वहां भेजेगा। बाकी सारे गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें वो पृथ्वी पर ही छोड़ देगा। यही चीजें उस रिपोर्टर को पसंद नहीं आ रही थी। सेल्विन उस मोमेंट पर तो रिपोर्टर से कुछ नहीं कहता और उस बात को टालकर रिपोर्टर को प्राइवेटली मिलता है। रिपोर्टर का ये भी मानना था कि अंतरिक्ष में वो फ्लैट सरफेस बनाने के कारण कई सारे मलबे वहां पर घूमते रहते हैं और ये सारी डेब्रिस पृथ्वी के ऑर्बिट में फैलते हुए काफी बड़ी हो जाएंगी एक दिन। लेकिन सेल्विन को इसका कुछ ज्यादा टेंशन नहीं था, क्योंकि उसने अपनी एक टीम बनाई होती है जो स्पेसिफिकली इन डेब्रिस को साफ करेगी ऑर्बिट में से। उन सारे वर्कर्स को अपनी अपनी स्पेसशिप दी गई होती है, जो कि ऑर्बिट के चारों तरफ डेब्रिस का साफ सफाई करते थे। उन्हीं में से हमें टीहो नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि अपने परिवार को पालने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा था। टीहो की तो एक बेटी थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पूरी फैमिली का पेट भर सके। ये काम जो वो करता था, उससे ज्यादा उसे पैसे नहीं मिलते। अब हमें अंतरिक्ष में दिखाया गया, जहाँ कई बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे हुए थे। ये सारे पैनल्स पावर प्रोवाइड करते थे उस फ्लैट सरफेस पर जहाँ सारे अमीर लोग रहा करते हैं। हमें तो वहाँ पर अब कुछ डेब्रिस दिखाई जाती हैं, जो किसी डिस्ट्रॉय हुई स्पेसक्राफ्ट की थी। अगर इस डेब्री को रोका नहीं गया तो वो शायद सोलर पैनल से टकरा जाएगा, इससे उनका नुकसान हो सकता था। तो इसीलिए टीओ और उसकी पूरी टीम निकल पड़ती है डेब्री को पकड़ने के लिए। टीओ की टीम में काम करने वाला एक एंड्रॉइड रोबोट जिसका नाम बग होता है, उसने डेब्री की बॉडी में कुछ चेन घुसा दिए जिससे कि वो खींच रहा था, लेकिन डेब्री की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उसे रोक पाना बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए पूरी टीम एक साथ लग गई। टाइगर नाम का एक आदमी और जैंग नाम का उनका कैप्टन पूरी कोशिश करते हैं उसे रोकने की। टीओ भी उस जगह पर अपनी छोटी सी स्पेसक्राफ्ट को लेकर आ गया था, जो कि डेब्री के डायरेक्शन को मोड़ने की कोशिश करता है। अब ऑर्बिट में जो बड़ा सा फ्लैट सरफेस बनाया गया था, चारों तरफ उसके एक शील्ड लगाई गई होती है। ये इसीलिए ताकि अननोन पार्टिकल अंदर ना आ सके। ये डेब्री सीधा उसी तरफ बढ़ रही होती है और वहां टकराने से पहले टीओ और उसकी टीम को उन्हें रोकना होगा। वो सब एक साथ कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उस डेब्री की स्पीड स्लो कर देते हैं। आखिरकार शील्ड से थोड़ा टच होने के बावजूद भी वो उसे रोक पा रहे थे और दूर लेकर चले जाते हैं, यानी कि टीओ की टीम ने उसे रोकने का काम कर दिया था। ये सारी डिटेल सेल्विन और उसके ऑर्गेनाइजेशन को पहुंच जाती है, जिससे वो खुश थे कि काफी डैमेज नहीं हुआ। अब टीओ यहाँ पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है इसके रिवॉर्ड लेने के लिए, पर पता चला कि टीओ और उसकी टीम को ज्यादा पैसे नहीं मिलते, उन्हें तो अंडर पे किया जाता है, यानी कि बताए गए अनुमान से कई ज्यादा नीचे। टीओ इस बात से गुस्सा हो गया और उनसे और पैसे मांगने लगा, पर वो सारे एम्प्लॉयज बहुत चालाक थे, उन्होंने तो टीओ को मारने की भी धमकी दे दी। और अब यहाँ बेचारा टीओ क्या कर सकता था, तो उसे जितने भी पैसे मिले वो लेकर चले जाता है। आखिर वो अपनी फैमिली का गुजारा कैसे करेगा, ये उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था। अब हमें बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर डॉर्थी नाम की एक बच्ची के बारे में बताया जाता है, जो कि अब मिसिंग थी। ये कोई साधारण बच्ची नहीं होती है, बल्कि ये खतरनाक वेपन थी जिसे कि ब्लैक बॉक्स नाम के ग्रुप ने किडनैप कर लिया था। यूटीएस की पूरी ऑर्गेनाइजेशन डॉर्थी नाम की इसी लड़की की तलाश कर रही है और जो भी उन्हें ढूंढने में मदद करेगा उसे काफी सारे इनाम मिलेंगे। लेकिन अभी किसी को भी नहीं आइडिया था कि डॉर्थी नाम की ये लड़की कहाँ मौजूद है। हमें तो टीओ के टीम मेंबर्स दिखाए जा रहे थे, जो इस न्यूज को देखकर खुश हो तो रहे थे, लेकिन टीओ ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसे तो किसी भी हालत में थोड़े पैसे जमा करने हैं, जिससे कि वो अपने परिवार को खुश देख सके।
टीओ का भी मन था कि वो अपनी फैमिली के साथ उस फ्लैट वाले सरफेस पर चले जाए जहां अमीर लोग रहा करते, लेकिन उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते। टीओ और उसके सभी साथियों के बीच तो अनबन भी हो जाती है कि उनके पास अब बिल्कुल पैसे नहीं बच रहे हैं, तो इसीलिए उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन भी संभाल कर करना होगा। सारी बातचीत की चीजें लड़ाई में कन्वर्ट हो गई और वो एक दूसरे को डैमेज भी पहुंचाते हैं। लेकिन उनकी टीम में मौजूद बग नाम का वो एंड्रॉइड रोबोट अपने सारे पैसे जमा करते जा रहा था। उसने आज तक एक भी पैसे खर्च नहीं किए, क्योंकि उसका मेन मिशन होता है अपने लिए एक नई सिंथेटिक बॉडी लेना। वो बॉडीज बहुत ज्यादा महंगी थी, तो इसीलिए बग्स अभी से ही पैसे जमा कर रहा था। उसने ऑलमोस्ट आधे पैसे तो जमा कर लिए थे। अब हमें टीहो और उसके सारे फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि उसी टूटे हुए मलबे की जांच पड़ताल कर रहे थे। बाद में पता चला कि टीहो और उसकी टीम जिस स्पेसक्राफ्ट को देख रही होती है वो काफी एडवांस था। उसमें कुछ खराबी होने के कारण ही वो यहाँ पर आया होगा। अब जब सारे लोग उसके अंदर की चेकिंग कर रहे थे तो उसके अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। वहाँ की लाइट्स जलने लग जाती हैं और एक चैम्बर ओपन हो गया। चैम्बर के अंदर देखने पर उन्हें छोटे छोटे बॉल्स दिखाई देते हैं, पर उन्हीं बॉल्स के बीच में एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी जो और कोई नहीं बल्कि वही मिसिंग लड़की डॉर्थी होती है। टीओ और उसके टीममेट्स एकदम चौंक गए और डॉर्थी को अपने स्पेसक्राफ्ट में लेकर आए गए। सभी उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर तुम यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन डॉर्थी कुछ बोलती नहीं। टीओ और उसके टीममेट्स भी बिल्कुल हैरान हो चुके थे, क्योंकि जिस लड़की को उन्होंने न्यूज पर मिसिंग देखा था वो आज उनके पास है और कहा गया था कि ये खतरनाक वेपन है। तो इसीलिए जब डॉर्थी अपना मुंह खोलकर ऊपर देखती है तो उन्हें लगा कि ये ब्लास्ट होने वाली है, लेकिन डॉर्थी तो यॉर्निंग कर रही थी। टीओ को पता करना था कि आखिर इसके बैग में क्या है। वो हर चीजें देखने लगा जिसमें क्रेयॉन्स और एक मोबाइल फोन होता है जिसके साथ यूटीएस के डॉक्यूमेंट्स थे। उस मोबाइल फोन में बार बार एक आदमी को कॉल लगाया गया था, बट इसके बारे में टीओ को कुछ अंदाजा नहीं। अब तो उन्हें जल्द से जल्द डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस डॉर्थी नाम की लड़की के साथ क्या किया जाए। या तो वो उसे अपने साथ रख सकते हैं या फिर यूटीएस के हवाले कर दें। टीओ अपनी टीममेट्स के साथ बैठ जाता है और इसी बारे में डिस्कस करता है। टाइगर नाम का उसका टीममेट्स तो बताने लगा कि हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन टीओ का मानना था कि अगर हम इसे ब्लैक बॉक्स नाम के ग्रुप के पास वापस भेज दें तो हम उनसे कई सारे पैसे ले सकते हैं। जरूर इस लड़की में कुछ खास होगा तभी वो इसके पीछे पड़े होंगे। बक्स को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसे भी तो पैसे चाहिए थे। तो यहाँ बहुत सोचने के बाद वो टीओ के साथ हो जाता है उसके प्लान में। इस लड़की को कैसे बेचा जाए, टीओ उन सभी को एक प्लान बताने लगा। टीओ ने एक मशीन निकाली जो इसके वॉइस को चेंज कर देगा जिससे कोई उसके बारे में पता ना कर पाए, और अब उसने तुरंत ही डॉर्थी के मोबाइल पर कैंग नाम के उस आदमी को कॉल लगा दिया था। टीओ और उसके साथियों ने तो कैंग को कॉल करके बताया कि हमारे पास डॉर्थी है। उसकी वीडियो भी उसे सेंड कर दी गई थी जिससे कंफर्म की जा सके। और अब टीओ और उसके साथी मांग कर रहे होते हैं कई मिलियन डॉलर्स कैंग से, जिसके बदले वो डॉर्थी को वापस लौटा देंगे। कैंग पहली बार में ही मान गया था और उसे एक लोकेशन देता है जहाँ पर वो साथ में मिले और डॉर्थी और पैसे को एक्सचेंज करें। टीओ और उसके साथियों ने भी हाँ में हाँ मिला दी थी और अब उन्हें सिर्फ डॉर्थी को उस लोकेशन पर लेकर जाकर कैंग से मिलना होगा। लेकिन अब टीओ और उसके साथियों को पता चला कि उनके स्पेसक्राफ्ट की तरफ पुलिस वाले आ रहे हैं। उन्हें नहीं समझता कि पुलिस वालों को ये कैसे पता चला। फिर भी अब सभी लोग डॉर्थी को अंदर की तरफ छुपा देते हैं और एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक पुलिस ऑफिसर अंदर की तरफ आकर छानबीन करने लगा। सभी एकदम ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस ऑफिसर तो अंदर वाले चैम्बर में भी चला गया जहाँ पर डॉर्थी एक्चुअल में मौजूद थी, लेकिन बक, टाइगर और जैंग सभी लोग काफी शातिर थे किसी को भी गुमराह करने के लिए। इवन यहाँ डॉर्थी भी बाहर निकलकर किसी दूसरी जगह छुप जाती है, यानी वो भी नहीं चाहती कि पुलिस ऑफिसर्स उसे ढूंढे। अब बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद भी पुलिस ऑफिसर को कुछ नहीं मिलता और उसे खाली हाथ जाना पड़ता है। टीओ और टाइगर तो अब स्पेसक्राफ्ट के अंदर डॉर्थी को बिठाकर उस लोकेशन पर लेकर चले गए जहाँ उन्हें कैंग मिलेगा। वो तो एक पार्टी वाली जगह थी जहाँ कई लोग डांस पार्टी कर रहे होते हैं। सिक्योरिटी भी एकदम हाई अलर्ट पे थी और कई एडवांस रोबोट्स गन लेकर खड़े होते हैं। जरा सा भी शक और वो उनके ऊपर शूट कर देंगे। पर अच्छी बात ये हुई कि टीओ और इसके साथियों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखा था। उन्होंने डॉर्थी को भी एक बैग में छुपा दिया होता है। अब थोड़ी देर में एक और दूसरा मास्क मैन जो एक्चुअली में कैंग था वो टीओ से मिलता है और उससे डॉर्थी को वापस देने के लिए कहता है। टीओ ने पैसे मांगे तो कैंग ने उसे धमकी दी और वेपन निकाल लिया। सारे रोबोट्स की नजर उन पर अभी भी मौजूद थी। टीओ और उसकी टीम को पता चल गया कि कैंग उनके साथ धोखा करने वाला है, तो वो वापस डॉर्थी को लेकर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन डॉर्थी तो बैग में से गायब हो चुकी थी। पता चला कि वो बाहर निकलकर डांस कर रहे पब्लिक के बीच में आ जाती है। सारे लोगों की नजर अब डॉर्थी पर गई तो उन्हें पता चल गया कि ये तो वही मिसिंग लड़की है। टीओ अब तुरंत ही डॉर्थी को पकड़ने के लिए जैसे ही आया तब तक रोबोट्स ने हमला कर दिया था।
इतने भारी भरकम मात्रा में हमले करने के कारण वहां की सारी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगी। हर एक लोग अपनी जान बचाकर दूर भागने लगे। टीओ जब डॉर्थी को वापस लेकर जा रहा था तो पता चला कि डॉर्थी के अंदर कुछ पावर्स हैं। वो अपनी पावर की मदद से एक शील्ड बना देती है जिससे रोबोट्स द्वारा फायर किए गए एक भी बुलेट्स उन्हें नहीं लग रही थी। लेकिन अभी तक इसे किसी ने नोटिस नहीं किया और वो सभी आगे बढ़कर निकल गए। वो पूरी जगह बर्बाद हो जाती है। रॉबर्ट्स को लगा कि उन्होंने मुजरिमों को पकड़ लिया है, लेकिन टीओ और टाइगर किसी भी तरीके से खराब पड़ी हुई स्पेसशिप के अंदर डॉर्थी को बिठाकर लेकर चले गए थे। बाकी सब भी एकदम परेशान थे और काफी चिंतित होते हैं। थोड़ी देर के अंदर सभी एक साथ मिल रहे थे और टीओ ने सबसे पहले डॉर्थी का वो फोन तोड़ा, क्योंकि उसी की वजह से बाकी सभी ट्रैक कर पा रहे थे। अब उन्हें डिसाइड करना है कि डॉर्थी के साथ एक्चुअल में किया क्या जाए। कैंग ने तो उन्हें पहले ही धोखा दे दिया है और अब शायद रोबोट्स उन्हें पकड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। अब हमें यहाँ सेल्विन अपने सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने दिखाया जाता है, जो ये बता रहा था कि हम मार्स के ऊपर सिविलाइजेशन बना सकते हैं। वो तो नैनो बॉट्स वहां पर भेजने का भी डिसाइड करता है जो पेड़ पौधे उगाएंगे। अब इसी टेक्नोलॉजी को सभी लोग अच्छी तरीके से समर्थन दे रहे थे। सेल्विन के पास तो डॉर्थी का एक ग्लास मौजूद था, यानी इससे हमें पता चल रहा होता है कि डॉर्थी को जानबूझकर सेल्विन ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखा था ताकि वो इस मार्स मिशन को कंप्लीट कर सके। मार्स मिशन और डॉर्थी का कुछ बहुत ही बड़ा रिश्ता है और देखकर ऐसा लग रहा था कि डॉर्थी के बिना वो मिशन नहीं कर पाएंगे। बातें करते दौरान पता नहीं सेल्विन की बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं और वो काफी अजीब बिहेव कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्पेसक्राफ्ट में हमें डॉर्थी दिखाई जाती है, जो कि टीओ और उसकी टीम मेंबर्स के साथ मौजूद थी। टीओ यहाँ पर डॉर्थी को इसीलिए सेफ रख रहा था क्योंकि वो उसके अंदर अपनी बेटी को देखता है। लेकिन यहाँ कई साल बीत गए पर टीओ ने अपनी बेटी को अभी तक नहीं देखा। टीओ ने अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट वो हमेशा नाकामयाब ही रहता। अब हमें दिखाया गया कि डॉर्थी कुछ सीजर्स लेकर एक अजीब तरीके के प्लांट्स को उगाती है। ये प्लांट्स टोमेटो के थे जो इस समय बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उगते थे। अब इन चीजों को देखकर टीओ तो पूरे टोमेटो के बॉक्स को लेकर आ गया और उन्हें अच्छे दाम में बेचने लगा। ये एक बहुत ही अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है और उससे वो काफी पैसे कमा लेंगे। पर टीओ ने बिल्कुल नहीं सोचा कि ये प्लांट डॉर्थी ने कैसे उगाया। अब यहाँ डॉर्थी को भी पता चल चुका था कि टीओ की एक बेटी है, पर वो कहाँ है, इसी बातों को पूछने के लिए वो बग्स नाम के उस रोबोट के पास चली गई। बग्स तो डॉर्थी को सारी बातें समझाने लगा कि कई साल पहले टीओ अपनी बेटी के साथ आराम से रहा करता था। वो तो पहले यूटीएस के एक अच्छे एम्प्लॉयज में से एक होता है, लेकिन कुछ समय के बाद यूटीएस के लोगों ने टीओ को निकाल दिया और उसे एक नॉर्मल लोगों की जिंदगी गुजारनी पड़ी। टीओ अपनी बेटी के साथ उस बड़े से फ्लैट सरफेस पर जाना चाहता था, बट उसके पास ऑब्वियसली पैसे नहीं होते। एक दिन टीओ और उसकी बेटी स्पेस स्टेशन पर मौजूद थे तो बाहर मौजूद एक डेब्री वहां आकर टकरा गई। इस वजह से कई सारे लोगों की जानें चली जाती हैं। आधे से ज्यादा लोग अंतरिक्ष में कहीं गुम हो चुके थे, जैसे उनका नामो निशान ही मिट गया हो। अब इतनी तबाही होने के बाद टीओ जब अपनी बेटी को ढूंढता है तो वो नहीं मिल रही थी। रेस्क्यू टीम के पास जाकर पता लगाने की कोशिश करने पर टीओ को ये पता चलता है कि उसकी बेटी भी बाकी लोगों की तरह अंतरिक्ष में मौजूद है और उसे ढूंढने में कई साल लग जाएंगे। रेस्क्यू टीम वालों ने तो इतना तक कह दिया था कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। टीओ की तो पैरों तले जमीन खिसक गई और वो एकदम से रोने लगा। उस मोमेंट के बाद से ही टीओ अपनी बेटी को आज तक ढूंढता आ रहा है। उसने यही रीजन की वजह से ये स्वीपर वाली कंपनी ज्वाइन की, जिससे वो स्पेस में अलग अलग जगह पर ट्रेवल कर सके और अपनी बेटी की लोकेशन पता करे। अब यहाँ स्पेसशिप के अंदर कुछ तो यूटीएस के लोग आ गए थे जो डॉर्थी को देख लेते हैं। उन्होंने डॉर्थी को छीनने की कोशिश की, लेकिन टीओ और बाकी सभी उसे प्रोटेक्ट करने में लग गए। यूटीएस के लोगों ने तो अब ये भी बोल दिया था कि ये पूरी कंपनी अब उनकी हो चुकी है, यानी कि उन्होंने ये खरीद लिया है तो यहाँ की हर एक चीजें उनकी हो जाएंगी। उन सभी के जाने के बाद एक किडनैपर तो डॉर्थी को किडनैप करने भी आ चुका था। वो उसे लेकर भाग रहा होता है, बट टाइगर और टीओ उसे आकर रोक रहे थे। टीओ ने उस आदमी से फाइट तो की, बट वहाँ उसके जैसे और भी कई किडनैपर्स थे। अच्छी बात ये हो गई कि टाइगर बीच में आ गया और उन सभी को एक एक करके मारने लगा। जैंग और बाकी लोग भी वहाँ पहुँचते हैं और उस लीडर का मास्क हटाते हैं। पता चला कि ये डेब्री खरीदने वाला इंसान है जो यूजुअली उनसे कबाड़ के सामान लिया करता था। अब ये चीजें आखिरकार उन लोगों ने क्यों की, यही पूछने के लिए उन्हें अंदर लेकर आया गया। डॉर्थी तो वॉशरूम चली जाती है और जैंग बताने लगी कि रोबोट्स कभी भी वॉशरूम नहीं जाते, यानी कि डॉर्थी एक इंसान है। इस मोमेंट पर जाकर वो ब्लैक मैन, जो कि एक्चुअल में ब्लैक बॉक्स नाम की कम्युनिटी से बिलोंग करता था, उसने बताया कि डॉर्थी सच में एक इंसान है। बात ये थी कि डॉर्थी जब पैदा हुई थी तो वो बहुत ज्यादा बीमार थी, उसे कभी ठीक न होने वाली बीमारी हो चुकी होती है। तो इसीलिए डॉर्थी के फादर कैंग ने उसकी बॉडी में बहुत सारे नैनो बॉट्स डाल दिए थे।
इन नैनोबॉट्स ने डॉर्थी की बीमारी को ही नहीं ठीक किया, बल्कि वो तो उसे अलग अलग पावर्स भी देते थे। इन पावर्स की मदद से डॉर्थी किसी भी नेचुरल चीजों या पेड़ पौधों को उगा सकती थी। और भी कई सारी एबिलिटीज है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं की गई हैं। और ब्लैक बॉक्स कम्युनिटी का यही मानना होता है कि वो पृथ्वी को डॉर्थी की पावर की मदद से वापस हरा भरा कर दे। इसकी वजह से उन्हें और किसी प्लेनेट पर जाकर शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा। लेकिन यूटीएस ऑर्गेनाइजेशन वाले ये बिल्कुल नहीं होने देना चाहते हैं। उनका यही मानना था कि पृथ्वी जितनी बदतर हो सकती है उतनी बदतर बनाई जाए, जिससे सभी लोग उनकी टेक्नोलॉजी यूज करें और वो बहुत ज्यादा अमीर बन जाए। यही रीजन था कि ब्लैक बॉक्स कम्युनिटी वाले डॉर्थी को सेफ रखना चाहते हैं। उन्हें किसी भी हालत में डॉर्थी का यूज करना होगा इस पूरी जगह को बचाने के लिए। ब्लैक बॉक्स कम्युनिटी वाले उन लोगों ने ये भी बताया कि यूटीएस वाले डॉर्थी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक हाइड्रोजन बॉम्ब बना रहे हैं। सिर्फ इन्हीं हाइड्रोजन बॉम्ब की मदद से नैनोबॉट्स को मारा जा सकता है जो डॉर्थी के अंदर है। टीओ ने तो पहले ही बोल दिया कि वो डॉर्थी को कुछ भी नहीं होने देगा। अब उन्हें कुछ गन शॉट की आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर देखने लगे। वहाँ कई सारे यूटीएस के रोबोट्स पहुंच जाते हैं जो शायद डॉर्थी के लिए आए थे। उन्हें डॉर्थी की लोकेशन एग्जैक्ट पता भी चल चुकी है। रोबोट्स को जिन पर भी शक हो रहा था वो उसे डायरेक्टली गोली मार दे रहे थे। ब्लैक बॉक्स कम्युनिटी के जितने भी लोग थे वो पीछे की तरफ से निकल जाते हैं। जैंग, टाइगर और बाकी लोग तो एकदम नॉर्मल एम्प्लॉइज की तरह वहां से बाहर निकलते हैं। और टेओ तो डॉर्थी को अपने ऊपर बिठाकर डक की मदद से आगे बढ़ रहा था। अचानक डॉर्थी ने चीख मार दी तो इससे रोबोट्स को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। टीओ अब और भी तेजी से डॉर्थी को लेकर अपने स्पेसक्राफ्ट में बढ़ने लगा, जिसकी मदद से वो यहाँ से निकल जाएंगे। जैंग तो अब स्पेसक्राफ्ट को एकदम क्लोज लेकर आती है, जिससे टीओ डॉर्थी को लेकर ऊपर कूद जाए। लेकिन एक रोबोट उनके ऊपर कूदकर डॉर्थी को नीचे गिरा देता है। टीओ नहीं समझ पाता कि वो डॉर्थी को कैसे बचाए, क्योंकि वो तो नीचे गिर रही थी। एक बार उन रोबोट्स ने डॉर्थी को पकड़ लिया तो उसे छुड़ाना नामुमकिन होगा। अच्छी बात हुई कि टाइगर ने एक रस्सी की मदद से डॉर्थी को कैच किया और स्पेसशिप पर लेकर चला गया। सारे क्रूमेट्स अंदर आने के बाद टीओ और जैंग पूरी कोशिश करते हैं स्पेसक्राफ्ट को आगे लेकर जाने के लिए। अब उन्होंने नोटिस नहीं किया कि एक मिसाइल उनके स्पेसक्राफ्ट के पीछे ही थी और वो पास में आकर बहुत तेजी से फटी। इससे स्पेसक्राफ्ट का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दूसरी डायरेक्शन में जाने की बजाय डेब्री वाले एरिया के अंदर चली गई थी। इस जगह पर पहले ही इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस होती है, जिससे उनकी स्पेसशिप का काफी नुकसान होने लगा। उस डेब्री वाले एरिया में बहुत सारे नैनोबॉट्स भी होते हैं जो उनकी स्पेसशिप के ऊपर कवर करने लगे। अब इन नैनोबॉट्स को कहीं न कहीं डॉर्थी महसूस कर पा रही थी। डॉर्थी ने अब अपनी पावर्स यूज की और उन सारे नैनोबॉट्स को डीएक्टिवेट कर दिया। इससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि डॉर्थी की बॉडी बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो एक समय पर ऐसी बेहोश हो गई कि उसके हार्ट बीट्स भी बंद हो चुके थे। उन सभी का स्पेसक्राफ्ट सेफली उस रीजन से निकल जाता है। टाइगर जल्द से जल्द डॉर्थी को सीपीआर देने लगा और थोड़ी देर में वो ठीक हो जा रही थी। यानी डॉर्थी इस तरीके से आसानी से तो नहीं मर सकती। बट अब टीओ और उसके सारे दोस्तों के बारे में न्यूज फैल चुकी थी कि ये क्रिमिनल्स हैं। इन्होंने ही डॉर्थी को किडनैप किया है और उसे लेकर कहीं दूर जा रहे हैं। यानी कि अब टीओ और उसके साथियों को टॉप क्रिमिनल बना दिया गया था। सेल्विन तो अब टीओ के हर एक मेंबर के बारे में पता लगवा लेता है कि आखिर वो पहले क्या काम करते थे और अब क्या कर रहे हैं। उनके हर एक काम को ट्रैक करना सेल्विन के लिए जरूरी हो चुका था। दरअसल सेल्विन डॉर्थी के अंदर जो नैनोबॉट्स मौजूद होते हैं उन्हें हाइड्रोजन बॉम्ब की मदद से डिस्ट्रॉय करना चाहता था पृथ्वी और मार्स के ऊपर। ये सब इसीलिए ताकि मार्स पर भी पृथ्वी जैसे एनवायरनमेंट बन जाए, वहाँ पर पेड़ पौधे उगने लगेंगे। लेकिन इसके लिए डॉर्थी की कुर्बानी देनी होगी। वहाँ टीओ और उसकी पूरी टीम मेंबर्स अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर ब्लैक बॉक्स की कम्युनिटी के पास लेकर जाने लगे। वो एक बहुत ही बड़ा स्पेस स्टेशन होता है जहाँ सभी लोग छुप कर रहते थे। टीओ जब डॉर्थी से मिल रहा था तो वो बहुत खुश होता है। वहाँ पर ब्लैक बॉक्स कम्युनिटी के कई मेंबर्स भी मौजूद थे। पर जैंग जब थोड़ी सी रिसर्च करती है तो उसने देखा कि आसपास कुछ स्पेसशिप आ रहे हैं। ये स्पेसशिप कोई और नहीं बल्कि सेल्विन और बहुत सारे रोबोट्स के थे, जो अब बहुत ही जल्द से जल्द अंदर घुसकर सभी पर फायर करने लगे। ब्लैक बॉक्स कम्युनिटी के लोगों को खत्म कर दिया गया था। टेओ और उसके टीममेट्स को बंदी बना लिया जाता है। सेल्विन और उसके सभी रोबोट्स डॉर्थी को आकर किडनैप करके लेकर जाने लगे। वो तो टीओ को चैलेंज देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो डॉर्थी को नहीं बचा पाएगा। इसके बदले सेल्विन ने टीओ और उसके टीममेट्स को काफी सारे डॉलर्स भी दिए, जिससे कि वो इनका पीछा करना बंद कर दें, क्योंकि अब उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। सेल्विन और उसकी पूरी रोबोट की टीम डॉर्थी को लेकर वहां से चली गई। टीओ यहाँ पर अपनी बेटी को ढूंढना चाहता था और इसके लिए उसे ये पैसे चाहिए होते हैं, तो इसीलिए उसने अपने टीममेट से कहा कि वो इन पैसों को लेकर अपनी बेटी को ढूंढेगा। बट टाइगर, जैंग, इनमें से किसी को भी ये पैसे नहीं चाहिए थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ डॉर्थी को बचाना था। इस समय टीओ थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है, और हो भी क्यों ना, उसे इन पैसों से अपनी बेटी के बारे में पता करना था। टीओ उन पैसों को लेकर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आ गया अपनी बेटी के बारे में पता लगाने के लिए।
बाकी सभी प्लान करते हैं किसी भी तरीके से डॉर्थी को बचाया जाए। सेल्विन जब पृथ्वी पर वापस आया तो वो एक बड़े से होलोग्राम की मदद से बताने लगा कि वो मार्स पर भी कॉलोनी बना रहे हैं। उन्होंने तो डॉर्थी के बॉडी पर हाइड्रोजन बॉम्ब फिट कर दिए थे और कुछ समय के अंदर बॉम्ब फटने के कारण डॉर्थी के अंदर मौजूद नैनोबॉट्स भी बाहर निकल जाएंगे। इन्हीं नैनोबॉट्स को वो मार्स के ऊपर छिड़केंगे जिससे कि वहाँ की एनवायरनमेंट को इंसानों की रहने लायक बनाया जा सके। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक छोटी बच्ची की कुर्बानी दी जाएगी। टीहो जब यहाँ कुछ खिलौनों को देखता है तो उस पर डॉर्थी ने कई सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। इस मोमेंट पर टीहो को अपनी बेटी से ज्यादा डॉर्थी की फिक्र हो रही होती है, इसीलिए अब उसने अपनी बेटी के ढूंढना छोड़कर वापस अपनी टीम के पास आया और कहने लगा कि वो भी डॉर्थी को बचाएगा। वो सभी अब एक टीम की तरह निकल पड़े थे स्पेसशिप लेकर पृथ्वी की तरफ, ताकि वो सेल्विन के प्लान को रोक पाए और डॉर्थी को बचा ले। पृथ्वी के ऑर्बिट में कई सारे दुश्मनी स्पेसशिप भी आ चुके थे जो उन पर हमला करते हैं। जैंग, टाइगर, बग्स, टीहो सभी मिलकर फाइट कर रहे थे उनकी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पर आखिरकार वो डॉर्थी को इस पूरे प्रोसेस से बचा भी पाएंगे कि नहीं, ये हमें अगले ही पार्ट में देखना पड़ेगा। आपको अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, मैं उस हिसाब से पार्ट 2 को अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।